सभी को नमस्कार। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम इकोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है। ये सेम टॉपिक बॉटनी में भी सिलेबस में सम्मिलित है, तो आपको 2 जगह इसका लाभ मिलेगा। अब आज अपन इसमें चर्चा करेंगे कि डेफिनेशंस, इकोलॉजी की डेफिनेशंस क्या है और किन किन ने दी, उनके बारे में बात करेंगे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा इकोलॉजी का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इकोलॉजी की मेजर ब्रांचेज कौन कौन सी है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इकोलॉजी में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उनके बारे में, और स्कोप ऑफ इकोलॉजी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशंस के बारे में। किसी जीव का उसके जैविक व अजैविक वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। इकोलॉजी इज ए बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स with complex interactions among organisms and between organisms and their environment। अब बात करते हैं इकोलॉजी शब्द का उद्गम। इकोलॉजी शब्द का उद्गम ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, एक आइकोस और दूसरा लोगस। आइकोस का मतलब होता है हाउस और लोगस का मतलब होता है स्टडी। अब हाउस से के यहाँ मतलब है कि जंतु या जंतु व पादप के प्राकृतिक आवास से हैं। अब इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रीटर ने किया। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया? रीटर ने। ठीक है। और इसको पूर्ण रूप से परिभाषित करने का काम किया किसने? हेकल ने। ठीक है। अब इस हेकल ने इसको परिभाषित किया और उसकी परिभाषा है कि इकोलॉजी इज द study of interaction of organism with their physical environment and with each other। अब उसके बाद इसको ओडम ने भी परिभाषित किया। तो ओडम ने बताया कि पारिस्थितिकी को प्रकृति की संरचना एवं कार्य का अध्ययन मानते हैं। अर्थात इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इसके बाद एल्टन ने भी इसको परिभाषित किया। एल्टन ने बताया कि पारिस्थितिकी प्रकृति अध्ययन का वैज्ञानिक स्वरूप है जो जंतु के समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र से संबद्ध है। अर्थात अपन बात करें तो साइंटिफिक नेचर स्टडी विथ सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि एल्टन मानव से जंतु की तुलना कर समांतर शब्दों में इस शास्त्र को परिभाषित करते हैं, जहाँ समाजशास्त्र से उनका आशय जीव का अन्य जीवों के साथ संबंधों से है तथा अर्थशास्त्र से अभिप्राय है जीव का संसाधनों के उपयुक्त उपयोग यानी अजैविक वातावरण से अंतर संबंधों से है। इस तरीके से और भी साइंटिस्टों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, पर अपन ने यहाँ इनके बारे में ही बात करी। अब आगे अपन बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो अगर अपन बात करें तो आधुनिक पारिस्थितिकी विज्ञान का संदर्भ थियोप्रेस्टिस ने सर्वप्रथम इसके बारे में इसका उल्लेख आता है कि कहने का मतलब जो आधुनिक की इकोलॉजी है उसके बारे में जो अगर शुरुआत से बात करें तो थियोप्रेस्टिस ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि पौधों के आपसी संबंध और उनके प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव का उन्होंने लिखित में वर्णन किया, सबसे पहले थियोप्रेस्टिस ने। अब उसके बाद चार्ल्स डार्विन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और
इसके अलावा अपन बात करें तो मेजर कंट्रीब्यूशन है इशू का और वार्डेनस्काई का, जिन्होंने क्या किया कि बायोस्फीयर के बारे में बताया, टेंसले ने इकोसिस्टम के बारे में बताया, चार्ल्स एल्टन ने एनिमल इकोलॉजी के बारे में बताया, हेनरी काउजलेज ने सक्सेशन के बारे में बताया। अगर अपन एनिमल इकोलॉजी की बात करें तो चार्ल्स एल्टन को फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी कहा जाता है और उन्होंने शेफर्ड के साथ मिलकर बहुत सारे काम किए इस क्षेत्र में। इसके अलावा एक नोट करने वाली बात यह है कि 5 से 16 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण संरक्षण नाम से एक विश्वव्यापी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 27 देशों के 110 विशेषज्ञों ने भाग लिया था। तभी से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये एक ध्यान देने योग्य बात है। अब बात करते हैं अपन इसकी ब्रांचेज के बारे में। तो दो मेजर ब्रांचेज यहाँ मैंने ली है। एक होता है ऑटो इकोलॉजी। इसके अंदर जिस चीज़ का अध्ययन किया जाता है वो ये बात करते हैं अपन कि ऑटो इकोलॉजी क्या है। किसी भी जंतु या पौधे की एक जाति और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी जंतु या पौधे की एक जाति और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्लिक पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज विथ एनवायरनमेंट। अब एक दूसरी ब्रांच होती है साइन इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन कम्युनिटीज एंड देयर एनवायरनमेंट। अर्थात इसको अपन ऐसे किसी विशेष वातावरण में निवास करने वाले विभिन्न जीव जंतुओं और पौधों के समुदायों का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ऑटो इकोलॉजी में स्पीसीज, इंडिविजुअल स्पीसीज या पॉपुलेशन का अध्ययन किया जाता है, जबकि अगर अपन सन इकोलॉजी की बात करें तो इसमें कम्युनिटीज का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अदर जो ब्रांचेज हैं वो है एप्लाइड इकोलॉजी। इसके अंदर स्टडीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन एट्सेट्रा आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जीन इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन रिलेशन टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसके अलावा दूसरी ब्रांचेज की अपन बात करें तो प्लांट इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी, हैबिटाट इकोलॉजी, मरीन इकोलॉजी। हैबिटाट में आते हैं मरीन इकोलॉजी और फ्रेश वाटर इकोलॉजी, टेरिटोरियल इकोलॉजी। इसके अलावा अपन बात करें तो इको ज्योग्राफी, और इसके अलावा प्रोडक्शन इकोलॉजी, रेडिएशन इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, स्पेस इकोलॉजी, केमिकल इकोलॉजी, पेडो इकोलॉजी, एनर्जी इकोलॉजी और पॉल्यूशन इकोलॉजी। इस तरीके से अदर ब्रांचेज भी इकोलॉजी की है। तो मेन दो ब्रांचेज हैं जिनके बारे में अपन ने बात की, ऑटो इकोलॉजी और सेन इकोलॉजी, और दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। ऑटो इकोलॉजी में इंडिविजुअल स्पीसीज का उसके वातावरण के साथ रिलेशन का अध्ययन किया जाता है, जबकि सेन इकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, कम्युनिटी का उसके वातावरण के साथ रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं टर्मिनोलॉजी जो इसके अंदर यूज होती है। पॉपुलेशन परिभाषा, ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीसीज इन एन एरिया। ठीक है। कम्युनिटी, ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन एरिया, हैबिटाट और इकोसिस्टम। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की, ऑल द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स इन एन एरिया, एनवायरमेंट सराउंडिंग ए स्पीसीज। और दूसरे शब्दों में बात करें अपन तो ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एबायोटिक एनवायरमेंट। इसके अलावा जो अगली परिभाषा टर्मिनोलॉजी बार बार जो काम में आती है वो हैबिटाट, इंक्लूडेड्स
एरिया एंड कंडीशंस इन विच यू फाइंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब अगली नेक, एन ऑर्गेनिज्म रोल इन इट्स हैबिटाट, की एक जाति का उसके आवास में क्या, उसके आवास में उसकी क्या भूमिका है, वो क्या कहलाता है, नेक। अब आते हैं बायोम। ए बायोम इज एन एरिया ऑफ द planet that can be classified according to the plants and animals that live in it। अब दूसरा अगला, स्पीसीज, ए यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर टाइम एंड स्पेस। और लास्ट, सक्सेशन, ए नेचुरल प्रोसेस बाय विच different groups or communities colonies the same area over a period of time in a definite sequence। इस तरीके से अपन जो 7 से 8 10 टर्मिनोलॉजी है या जो शब्दावली है जो बार बार यूज होती है, उनके बारे में अपन ने, उनकी परिभाषाएं अपन ने यहाँ बात करी। ठीक है, अब अपन आगे चर्चा करते हैं स्कोप ऑफ इकोलॉजी। तो पहला जो बात करते हैं अपन, फिजियोकेमिकल स्कोप या भौतिक रासायनिक स्कोप। पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण में अनेक भौतिक व रासायनिक कारक जैसे ताप, प्रकाश, ह्यूमिडिटी, लवण, पीएच तथा जल व भूमि में उपस्थित अन्य रासायनिक तत्व आदि का अध्ययन अति महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये कारक जीवधारियों पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक जीव के लिए विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक कारकों का उचित मात्रा में होना आवश्यक है। अब आता है दूसरा, परिमाणात्मक स्कोप या क्वांटिटेटिव स्कोप। तो इनकी बात, इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कम्युनिटीज में जीवों की गणना अर्थात पॉपुलेशन के घनत्व का संख्यात्मक एवं मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। तीसरा, वर्गीकरणीय कार्यक्षेत्र या क्लासिफिकेटरी स्कोप्स। वर्गीकरण की सहायता से कम्युनिटी विशेष में उपस्थित जीवों का नामकरण व वर्गीकरण किया जाता है। अगला, बायोलॉजिकल स्कोप्स। विभिन्न समुदायों में जीवों की पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभाव जैविक महत्व के होते हैं, जो समुदाय विशेष को प्रभावित करते हैं। अतः विभिन्न कारकों का अध्ययन भी पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। लास्ट, पांचवा और आखिरी, आनुवंशिकी एवं उद्भिद विकास के क्षेत्र यानी जेनेटिक्स और इवोल्यूशनरी स्कोप्स। इनकी बात करें तो अपन, जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी वंश की विभिन्न पीढ़ियों में दृष्टिगोचर होने वाले समान लक्षणों व विभिन्नताओं का तथा उनको उत्पन्न करने वाले कारकों व उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी में वातावरण से प्रभावित होकर स्वयं को रूपांतरित करने की क्षमता होती है। नवीन जातियों की उत्पत्ति का मुख्य कारण जीवधारियों की वातावरण के प्रति अनुकूलित होने की स्वाभाविक प्रकृति होती है। जीवन संघर्ष में सफलतम प्राणी वे ही होते हैं जो स्वयं को नवीन वातावरण की परिस्थितियों में अनुकूल बना लेते हैं। शेष वे जीव नष्ट हो जाते हैं जो स्वयं को उस वातावरण के अनुकूल डाल पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार से इकोलॉजी के जो 5 स्कोपों के बारे में अपन ने चर्चा की। तो आज अपन ने जो बात करी वो है, वापस से अपन सारे टॉपिकों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या रही, उसके बाद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, और
उसके बाद अपन ने बात करी कि भाई इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी है। उसके बाद अपन ने चर्चा करी कि इसमें टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है, और लास्ट में अपन ने इसके स्कोप के बारे में चर्चा करी। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में।